नहीं ले लेता हूँ। ओके सर, मैं चालू कर रहा हूँ। ओके ओके। गो अहेड। यस सर, यस सर। नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण चर्चाएं की है, लेकिन एक ये विषय है जिसके ऊपर बहुत सारे विद्वान लोग काफी इसमें बहस करते रहते हैं, और विषय है चीन और भारत के बीच में बढ़ता हुआ जो है वो ट्रेड डेफिसिट। तो चीन से अधिक सामान भारत क्यों खरीद रहा है? पहले जितना खरीदता था उससे ज्यादा खरीद रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नहीं करना चाहिए। ये इस तरह की बातें होती है। कुल मिला के ये है कि एक पॉलिसी लेवल पे या कि व्यापार के लेवल पे जिन लोगों को व्यापार की बिल्कुल भी समझ नहीं है, वो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो इस गूढ़ विषय को पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे भाई साहब श्री अशोक आत्रे जी, जिनसे मिलकर के ये समझते हैं कि ये जो चर्चाएं चलती रहती है इसका सार क्या है और इसमें क्या-क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, किन चीजों को नहीं समझा जा रहा है, सिर्फ जी, एक पॉलिटिकल पॉट शॉट लिया जा रहा है। तो भाई साहब, आपका स्वागत है बात 25। आदरणीय नमस्कार आपको, मित्रों को नमस्कार। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज तो हम लोग उल्टी दिशा में चलेंगे। हमारी जो पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उससे उल्टी दिशा में चलेंगे। वो इसका कैसे भाई कारण साहब? मैं हाँ, सवाल पूछूंगा और जवाब आपको देने हैं। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। सुखद रहेगा क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज भी है। आप एक रेगुलर वॉचमैन भी हैं, पॉलिटिकल आपकी दृष्टिकोण भी बड़ी साफ है। मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ थोड़ा बहुत। आप अरे बहुत नहीं। स्पष्ट, क्लैरिटी है आपकी बातों में, विचारों में कनेक्टिविटी है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी अपनी एक्सपर्टाइज ओपिनियन है। आप बेमतलब मुझे बुला लेते हो बात करने के लिए, आपकी हाँ, बड़ी हाँ, 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 बड़ी बाकी नहीं ऑथोरिटी आपके पास सारी चीजें हैं जो इसमें आप संपन्न नहीं हैं। और आप नहीं। इसको शुरुआत में आपसे केवल सवाल मैं ही शुरू करता हूँ। जी जी। ये सारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ऑर्डर है और जो सोशलाइजिंग का जो प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल सारा का सारा मैन्योरिंग है, और इसके तमाम प्रकार के सवाल और जवाब मेरे ख्याल में दो चीज, एक चीज से बहुत स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। एक तो जिनके पास सत्ता है और दूसरे जिनके पास सत्ता नहीं है। जी। यानी सत्तावादी और सत्तामुखी, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, बरसों से, शताब्दियों से वो द्वंद्व चल रहा है। और उसकी हम्म परिणति के रूप में हमारी 20वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में जो दर्शन, विचार दर्शन डेवलप हुआ, उसमें हम्म मार्क्सवाद ने विशेष एक बड़ा रोल अदा किया। हम्म पॉलिटिकल डिवाइड करने का मार्क्सवाद एक बड़ा चिंतक, चिंतन के रूप में सामने आया। उसको कई कंट्रीज ने उसको एक्सप्लोर भी किया, एक्सप्लॉइट भी किया, प्रैक्टिकली जी उसको राज्य सत्ता में बदला भी। इसी से जी। जुड़ा सवाल। अब क्योंकि बात आप चाइना की कर रहे हैं, भारत और चाइना के रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें डेफिसिट भी है, डेवलपमेंट भी है, दूसरी परंपराएं भी हैं, प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, और आज के संदर्भ में जो पूंजी निवेश, जिस तरह का पूंजीवाद या साम्यवाद या दो धुरों पर जो लड़ाई चल रही है, उसमें भारत की क्या अपेक्षाएं चाइना के साथ में है, और चाइना से जो हमारा व्यापार बढ़ रहा है, जो आप खुद कह रहे हैं, आप इसको मान रहे हैं, और ये सब लोग जानते भी हैं, पूरे ग्लोबल लेवल पर चाइना से व्यापार बढ़ने के कारण क्या है, बावजूद इसके कि चाइना से हमारा तनाव भी लगातार रहा है। क्या कारण है वैश्विक स्तर पर की अर्थव्यवस्था जिस तरह से घूम रही है? एक तरफ अमेरिका की दादागिरी चल रही थी, कभी रशिया की दादागिरी चल रही थी, कभी चाइना की दादागिरी चल रही थी। ये तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी या व्यवस्थाएं थी जो ग्लोबली लेवल पर प्रभावित करती हैं। आप ये बताएं आदरणीय कि ये सारी जो प्रक्रिया है, इक्वेशन है, आज के संदर्भ में ग्लोबली मान्यताओं के संबंध में चाइना कहाँ है और भारत कहाँ है, और हमारे दोनों के एक दूसरे से कैसे रिलेशन? जी भाई साहब, तो इसमें तो एक निवेदन तो ये है कि हम्म। भारत के साथ में चीन का जो इम्पोर्ट है, हम्म। पहले तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि चीन जो है वो आर्थिक रूप से और औद्योगिक ढांचा उसका, या कि व्यापार का पूरा ढांचा, कुछ क्या लोग बात। कहते हैं कि जो कि समझते हैं
और संयोगवश कुछ मित्र लोग हमारे जो हैं वो चीन में भी फैक्ट्री चला रहे हैं, भारत में भी फैक्ट्री चला रहे हैं, उनसे बात होती रहती है। जी। चीन जाना हुआ नहीं है, कभी हुँ। मौका मिला तो अवश्य जाएँगे, लेकिन मित्र लोग हर महीने जाते रहते हैं और उनसे बात होती है। मुझे भी ले चलिए आप चलें तो। दूसरी बात ये है कि अ, चीन की जो आज जो जीडीपी है वो भारत से करीब 4 गुने के आस-पास खड़ी हुई है, 3.5 यानी कि 18 या 19 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि हम अभी 4.3 पे हैं। क्या बात! तो पहली बात ये है कि हमसे 4 गुना अधिक उनका जीडीपी है। उन्होंने पिछले 40 साल में चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। हुँ। जब दुनिया की फैक्ट्री बन रहा था चीन, तो उसने सबसे पहला काम ये किया माओ की मृत्यु के बाद में, अ, हुँ। 1970 के दशक के मध्य में या उसके पूर्वार्ध में, जी। 1978 के 78 के आसपास में, हुँ, हुँ। जब भारत और उसकी चीन की करीब-करीब जो जीडीपी बराबर-बराबर थी, बल्कि कई बार भारत आगे रहता था थोड़ी-सी। हुँ। लेकिन जो 40 साल में चीन ने छलांग मारी है, भारत उससे क्यों इम्पोर्ट कर रहा है, इसका राज वहाँ छुपा हुआ है। भारत में बहुत सारे काम नहीं हुए। अब एक एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा दें जिससे बहुत सारी चीज़ खुल जाएगी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुँ। गुजरात में। गुजरात में बना, चाइना सरदार के वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल मूर्ति बनी। हुँ, हुँ, वो हम तो जाके आए हैं वहाँ पे, बिल्कुल अभिभूत हो गए क्योंकि बेसिकली वो मूर्ति है, लेकिन वो हुँ, बहुत बड़ा फाइनली टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो, हुँ। और जिसको लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और जैसे राम मंदिर भी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने कंस्ट्रक्शन किया है, ये भी इस बिल्डिंग बारे में। हुँ, तो जब उसका मूर्ति की परिकल्पना की और उसका जो ढांचे बनाए गए, तो उसके अंदर एक ब्रॉन्ज के कांसे के खोल में वो मूर्ति का आकार जो है वो, बाकी तो एक स्ट्रक्चर है, स्टील का बड़ा विशाल स्ट्रक्चर है, हुँ, जो कि एक ऐसी चट्टान पे खड़ा है कि उसको ढूंढा गया कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे। हुँ, तो वो जब खोल बनाए गए तो खोल का एक साइज निर्धारित हुआ, मतलब पैर भी कई हिस्सों में बना है, हुँ, छाती भी कई हिस्सों में बनी है, सर भी, हाथ भी, सब ये। सौ तो बनाया। उसको भारत में बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम कांसे की उस तरह की उस प्रिसीजन की कास्टिंग, पहली बात तो है प्रिसीजन, हुँ, गुणवत्ता के हिसाब से, दूसरा है कि समय पे बना के दे दे। हुँ, तो भारत में उस समय, हुँ, यानी कि आप ये देख लीजिए कि भारत की स्वतंत्रता के इतने साल बाद, 70 साल बाद, भारत में कोई ब्रॉन्ज की ऐसी फाउंड्री नहीं थी जो उस गुणवत्ता का बना के दे दे। तो हुँ, अंत में ये हुआ कि ग्लोबल टेंडर हुआ और वो चीन ने हुँ, उस गुणवत्ता की और उस समय सीमा के अंदर, क्योंकि ये जब क्या प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आजकल मोदी जी के नेतृत्व में सारे अधिक प्रोजेक्ट उल्टी उनकी घड़ी चलती है कि सही अगर वो बात। 300 200 दिन में कंप्लीट होना है तो फिर उसके बाद में 1 दिन कम होता जाता है उसमें, हाँ, और हाँ, वो सही। समयबद्ध सीमा से कुछ काम करने होते हैं। तो हुँ, यहाँ पे चीन से ये कांसे की जो है खोल बन के आए और बीच के अंदर भारत में पूरी मट्टी का पूरा एक स्पेशल स्टील था। उसका हुँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, लेकिन उस मूर्ति को आकार तब मिला जब उसमें कांसे के ये खोल आपस में जोड़ दिए गए। हुँ, तो भारत में बहुत सारे वितंडाबाजों ने कहा कि ये तो चीन में बनी हुई मूर्ति है, जो है बेवकूफ बना रहे हैं। हुँ, तो इसी तरह से हुँ, भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है या कि सर्विस सेक्टर है, हुँ, उसका ग्रो कर रहा है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन डॉलर, सवा ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के अभी 4 के ऊपर खड़ी हुई है। तो हर फैक्ट्री में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं या कि ऐसे हुँ, सर्विस प्रोवाइडर हैं। उनको ऐसे कंपोनेंट चाहिए, इंटरमीडिएट यानी कि बीच के कंपोनेंट चाहिए या कि फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, जो कि जी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। हुँ, तो वो चीन से सस्ते मिल रहे हैं और हुँ, समय पे मिल रहे हैं, क्योंकि चीन ने
समाजवाद के प्रेत को फेंक करके ये कैपेबिलिटी की, क्योंकि ये बात बार-बार बतानी, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी देश में समाजवाद की पूजा बहुत सारे लोग सुबह-शाम करते रहते हैं, पत्रकार भी करते हैं, तो देखिए, पत्रकारों को राजनीतिक भी समझते हैं और स्टूडेंट भी भ्रमित हो जाते हैं। जी सर। एक छोटा-सा सवाल है, आपने बहुत अच्छी प्रारूप रख दिया है इसका। अब हुँ। आपने जो समाजवाद के प्रेत की जो बात अचानक खड़ी कर दी, उसकी से जुड़ा नहीं, सवाल ये है इसमें निहित कि है ये ये। समाजवाद का जो प्रेत है, ये चाइना ने जो बदला, जिस तरह का प्रेत बदला, उसकी भूमिका क्या है? वो कहाँ से वो प्रेत पैदा हुआ? उसके पीछे हाँ, क्या है? उसमें क्या है कि प चीन के जो नेता हैं, हुँ, उनके वो माओ के जो इस तरह का जो भी कुछ वो कर रहे थे, उससे बहुत ही दुखी थे। जैसे ही अच्छा। माओ का देहावसान हुआ, उसके बाद में देंग सत्ता में आए, तो हुँ, उन्होंने ये जो भी अवधारणाएं थी वामपंथ की, समाजवाद की या किसी भी वाद की, हुँ, उसको उन्होंने समुद्र में उठा के फेंक दिया। उन्होंने ये रियलिस्टिक असेसमेंट किया कि अमेरिका जो है वो चांद पे जा रहा है, दुनिया भर में इतने उनका लाइफ स्टाइल इतना अच्छा क्यों है कंपैरिजन में, और हम लोग यहाँ किस एक 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 विशियस साइकिल में फँस गए। तो उन्होंने हुँ, बाहर लोगों को भेजा, विशेषज्ञों से बात की, और फिर उन्होंने और अमेरिकन्स इस बात के लिए तैयार थे, और यूरोप पहले भी भारत में इस तरह की सुझावना दे चुका है, लेकिन कहीं एक स्टेटमेंट है, शायद वो आई के गुजराल का था, कि हुँ, हम लोग जो है इतने वशीभूत थे कि हमने मना हुँ, कर दिया कि हमें दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में नहीं रहना है। हुँ, यानी कि अगर भारत चीन से पीछे खड़ा है, तो हुँ, उसके उसके मूल के अंदर हमारे नेताओं की वो समाजवादी नीतियां हैं, जिन्होंने कभी भी उद्यमियों को एक लंबी छलांग लगाने नहीं दी। उन्होंने कहा हुँ, कि उद्यमी तो हमें जो है ये तो लुटेरे हैं। हुँ। तो ये जो चीन, क्योंकि हमसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और भारत को इस स्थिति में अगर भारत कोई चीज का निर्माण नहीं कर रहा है, तो उसको बाहर से मंगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि आपको घर खड़ा करना है 12 महीने के अंदर, 2 तो बातें आप आपसे पूछता हूँ कि फिनिशिंग प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या है और रॉ मटेरियल के लेवल पर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन एक-दूसरे से है? एक तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है और एक फिनिशिंग प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है। तो चाइना नहीं, हम मतलब चाइना चाइना जो है वो एक-दूसरे भारत, पर करते हैं कहीं न कहीं। नहीं, चाइना जो है वो उसने भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल लेता है जिसमें वैल्यू एडिशन कम है, यानी कि हुँ, आयरन ओर है, कुछ और हुँ, तरह की इस तरह की चीजें हैं। दवाइयाँ भी चीन भारत से कम लेता है, जबकि अमेरिका, यूरोप के अधिकतर की जो ड्रग सप्लाई है उसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन हुँ, चाइना ने खुद डेवलप कर लिया है, और चाइना ने जो इवन हमारे जो जो दवाइयाँ बन रही हैं, हुँ, उस हुँ, दवाइयों के जो इंटरमीडिएट जो सॉल्ट हैं हुँ। और कुछ समझ इक्विपमेंट है, वो चीन से आ रहे हैं। तो अगर हम चीन से, मतलब ये है कि अगर हमें सामान, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए एक सामान चाहिए, एक मशीन चाहिए, तो वो चीन सबसे बड़ा जो है वो व्यापार आज मतलब निर्माता है। तो हमको वहीं से लेना पड़ेगा, वहीं से हमें सस्ता मिलेगा, ये मूल मूल कारण हाँ, सस्ता है। और क्वालिटी दोनों को मेंटेन करते हैं वो। समय के साथ में सस्ता, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम इतने बढ़ा दिए हैं कि उन्होंने हर चीज की आजकल एक साइकिल के दौर से गुजरे हैं जहां उनके चीनी क्वालिटी को खराब माना जाता था, लेकिन उन्होंने लड़ाई करके, मेहनत करके उसको ठीक कर लिया। और भारत के साथ में सीमा के कई विवाद हैं, कई पुराने जो है वो पुराने झंझट भी हैं, लेकिन हाँ, अगर इंडस्ट्री इंडस्ट्री चलनी है, इंडस्ट्री को एक इनपुट चाहिए, चाहे वो मशीन का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड का हो। जैसे कोई बड़ी मशीन लग रही है तो उसमें मोटर लगती है, या कि ये गियर बॉक्स लगते हैं, या कि कोई विशेष तरह का तार लगता है, तो वो अगर भारत में नहीं बनता है, वो चीन में बनता है, तो वो चीन से आएगा। तो नेचुरल। इसमें हमारे जो मुख्य बात यही है कि अच्छा, हम दूसरा इसी, एक और सवाल है आदरणीय, एक और सवाल है कि हमारे यहाँ का जो मेन एक्सपोर्ट है जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत नाम कमाया है और उसकी प्रतिष्ठा भी है, वो हुँ, है ज्वेलरी का क्षेत्र। हुँ। क्या ज्वेलरी के क्षेत्र में चाइना से हमारा कहीं कोई कॉम्पिटिशन है या कोई इस
पॉलिसी के लेवल पर कहीं कोई बात हो रही है? जी नहीं, क्योंकि उन्होंने देखिए वो तो भारत में दिवाली के गणेश जी मतलब खिलौने भी मतलब भेजते रहे। क्योंकि बिल्कुल देखिए ठीक है। वो वॉल्यूम इतना बड़ा बनाते हैं, वो वॉल्यूम इतना बड़ा बनाते हैं कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरी बात है वहाँ इनकम टैक्स बहुत कम है। चाइना में ठीक बात। वेल्थ जनरेशन बहुत भारी है। हुँ, मतलब हुँ। उसमें इतना फ़र्क है कि किसी आदमी को 10 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करने में अगर भारत में 10 साल लगेंगे तो चीन में 2-3 साल में कर सकता है। क्या बात है! इंटरेस्टिंग। तो ये जो एक मतलब वो बहुत ही उद्यमशीलता के चरम पे पहुँच चुके हैं। दूसरी बात ये है इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं लेकिन वास्तविकता जो है वो है। चीन ने अपने जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, हुँ, हुँ। उनको अच्छी ट्रेनिंग देके उन्होंने भेज दिया बाहर की यूनिवर्सिटियों में और बुलाया और बुला हुँ, करके उन्होंने उनको उस जो भी उनकी विशेषज्ञता थी या निपुणता थी, उस हुँ। काम में लगाया। लेकिन क्या बात! हमारे यहाँ सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। हुँ। हमारे यहाँ काम में भी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। मतलब इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं है हाँ, क्योंकि हाँ। हमारी एक व्यवस्था है। एक तो नई ब्रांच है चीन नॉलेज ने की। ये चीन ने अपनी सारी की सारी प्रतिभाओं को और उनकी शक्तियों को और फिर वहाँ देखिए सरकारें तो नाम मात्र की एक ही पार्टी है। दूसरी हुँ, चीन का और भारत का कंपैरिज़न ये हो सकता है कि हुँ, चीन एक कैंटोनमेंट है जहाँ हर चीज़ व्यवस्थित है, हुँ। अधिकतर। पूरी तो नहीं है, कुछ कहते हैं कि वहाँ भी गड़बड़ अंदर-अंदर चल रही है लेकिन वो सामने नहीं आई। और बाकी भारत जो है वो एक बेतरतीब तरह से बढ़ता हुआ जयपुर या दिल्ली या बम्बई है, हुँ। जिसके अंदर हर तरह की समस्याएँ हैं। हर आदमी को अमिताभ बच्चन बनना पड़ता है भारत में। अरे जैसे मैं एक बात। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा हुँ, कि जैसे भारत में किसी को फैक्ट्री लगानी है, उसको एक मशीन चाहिए, किसी भी तरह हुँ, की मशीन। वो मशीन उसके लिए मुख्य मशीन है, उसको 5 मशीन चाहिए या 3 मशीन चाहिए या 1 मशीन चाहिए। हुँ, तो भारत में अधिकतर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें कुछ सब्सिडी की मदद होगी तो है, वो एक अलग बात है, उसमें कोई मदद नहीं है। उस व्यक्ति को खुद या अपने कुछ साथी लोगों को, अपने ऑफिसर को पहले सर्च करनी पड़ेगी, अमेरिका, इंग्लैंड जहाँ भी वो मशीन मिलती है वहाँ जाना पड़ेगा। हुँ, 1 मशीन का 1 या 2 या 3 मशीन का कितना नेगोशिएटिंग पावर है? नहीं, कुछ नहीं है। वो हुँ, एक मशीन के लिए कितने लोग जाएँगे क्योंकि हम लोग गए हैं इस काम के लिए। हम लोग हुँ, यूरोप से मशीनें लेके आए हैं। हुँ, महीनों वहाँ पड़े रहे। हुँ, फिर कुछ कंटेनर लोग मशीन के ले आए। हुँ, चीन में क्या होगा? चीन में ये होगा कि उन्होंने नीति बना रखी है कि जिस आदमी को मिलिंग मश फलानी मशीन चाहिए, हुँ, तो वो हमारे पास में इस पोर्टल पे हमको बता देंगे आपको इतनी मशीन चाहिए। तो पता लगा कि चीन के सारे चीन से 5,000 मशीन की रिक्वायरमेंट है। हुँ। तो चीन ने एक साथ टेंडर फ्लोट किया कि हमें फला मशीन 5,000 चाहिए। तो चीन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उसी समय अपने ऑफिसर को प्लेन में बिठा के चीन भेज दिया। वो वहाँ पे जो निर्णयकर्ता थे उनके दफ्तर में जाके बैठ गए। हुँ, उन्होंने कहा ये हमें चाहिए, उन्होंने कहा अभी मैं 1 को नहीं दूँगा मैं 5 लोगों को दूँगा, मेरी ये रेट ₹100 है, आपके ₹150 नहीं दूँगा मैं। तो ये करके उन्होंने ₹100 की चीज़ अपने उद्यमियों को हुँ। 60-70 में उपलब्ध करा दी। उनको एक इसके अंदर भाग-दौड़ नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। ये भारत में संभव है? नहीं है। तो चीन इसीलिए आगे बहुत सारे क्या वो अब इकोनॉमिक ये क्या एक छोटा-सा सवाल और है। आज जी। के पर्सपेक्टिव में आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कई तरह से, कई एंगल से लोगों के साथ में समझाया लोगों को। ये छोटा-सा सवाल है कि वर्तमान जो सिनेरियो है, हमारा आर्थिक व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, ग्लोबल, हुँ। में भारत और चीन के रिलेशन को लेके क्या संभावनाएँ बन रही चीनी जो नेतृत्व है, वो बहुत ही चतुर है हैं? और
भारत में भी चतुर लोग अब सत्ता में है। हम्म, चीन को मालूम है कि जिस तरह के अमेरिका के साथ में उसका तनाव चल रहा है, हम्म, तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है चीन के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो नई बात। वो इस बाजार को खोना नहीं चाहेगा। चीन एक व्यापारी मतलब कहते हैं कि व्हिच इज़ द बिगेस्ट बिज़नेस हाउस इन द वर्ल्ड? हम्म, तो उसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ चाइना। हम्म, गवर्नमेंट ऑफ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हब है। कंपनी या केंद्र या हब है। वो हब। उसके कारण, उसके उस चीन के डिमांड के कारण कहीं पे लोग मूली उगा रहे हैं, कई लोग जो है वो उसकी क्या कहते हैं जौ की खेती कर रहे हैं। मतलब लोगों ने जंगल काट दिए हैं हम्म, कई जगह भुट्टा उगाने के लिए, कॉर्न की हम्म, खेती के लिए। तो हम्म, चीन की डिमांड बहुत अधिक है। रॉ मटेरियल चीन दुनिया भर से रॉ मटेरियल ले रहा है और हम्म, उसमें वैल्यू एडिशन करके ₹100 का रॉ मटेरियल लेकर के वो 125, 150, 200 डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट वो दुनिया को ऑफलोड कर रहा है, जो कि जो दूसरे देश हैं। हम्म, एक मैं बताऊँ कई बार हमें मशीनों से संबंध रहता है, तो जो मशीन हम्म, अमेरिका में 1 करोड़ रुपए में आती है, हम्म, अमेरिका से, जर्मनी से, क्वालिटी थोड़ी-सी कम होगी लेकिन चीन की मशीन 50-60 लाख रुपए में आ जाएगी। हम्म, सही कारण बात। कारण ये है कि उसमें वो मशीन पूरी तरह से अमेरिकन मशीन के समकक्ष तो नहीं है, हम्म, लेकिन बहुत सारे लोग उससे काम करके अधिक पैसा कमा लेंगे। तो इसीलिए चीन में चीन की मशीनें भी आ रही हैं, हर क्षेत्र की मशीनें बहुत सारी चीन से आ रही हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे टेलीविज़न सेट, टेलीफ़ोन ये सब चीन से आ रहे हैं। जी। भारत में बनना शुरू हुआ है। एक शिफ्ट भी हुआ है चाइना से, लेकिन उस शिफ्ट को चाइना बुरा नहीं मानेगा क्योंकि उनके पास में जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रियाँ खड़ी हो गई हैं, जो मशीनें हम्म, लग गई हैं, उनको हम्म, वो चलाना चाहेंगे। चीन की फैक्ट्रियाँ कुछ क्षेत्र में चलती हैं, अमेरिका, भारत का कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। ये करीब 100 सवा सौ बिलियन डॉलर का है। हम्म, 100 सवा सौ बिलियन डॉलर का व्यापार है, जबकि भारत से जो इलेक्ट्रॉनिक और ये जो आईटी सर्विसेज है, इनका एक्सपोर्ट करीब $350 बिलियन का होता है। हम्म, तेल का बिल जो है हम भारत ये जो आईटी एक्सपोर्ट है, शायद उससे पूरा-पूरा चुका देता है या अधिकतर चुका देता है। तो चीन के मुख्य बात ये है कि हम पॉलिसी लेवल पे हम फिसड्डी ही रहे। समाजवाद या मार्क्सवाद दुनिया में क्या कर रहा है, हमने कभी पड़ताल नहीं की। हमारे नेता लोग एक स्वप्न दृष्टा थे जो कि रोमांटिक लोग थे। तो रोमांटिक लोग बिज़नेस नहीं चलाते। हम्म, बिल्कुल हार्ड डिसीजन मेकर वो लोग चलाते हैं। तो कवि लोग, लेखक लोग वो थोड़ी कोई इंडस्ट्री चलाते नहीं चलाते वो ज़्यादातर। तो ये एक परिवर्तन है क्योंकि हार्ड डिसीजन मेकर चाइना में थे। उन्होंने ये देख लिया कि ये सारे माओ का और चीन का और यूरोप का हाल क्या है, उनको सब पता था। तो उन्होंने देख लिया अभी बहुत हो गया, बहुत हमने अपने जो है वो जिसको कहते हैं वो क्या कल्चरल रिवॉल्यूशन वगैरह सब कर दिया। मतलब एक तरह से तय कि वो कि माओ के आदेश पे चीन में गोरैया मार दी गई थी। करोड़ों गोरैया चीनियों ने मार दी। हम्म, मतलब इस तरह के जो है वो झंझावातों से चीन निकला है। लेकिन चीन एक प्रैक्टिकल कंट्री है। निश्चय ही भारत के साथ में बहुत सारे वो हैं। और मेरा तो यूरोप में अनुभव है कि यूरोप के लोग भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों से काम कर लेंगे, चीनियों से नहीं करेंगे क्योंकि वो समझते हैं वो एक तो बात है कि उनकी बात हमें भाषा ही समझ में नहीं आती। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज यूरोप भी चीन के साथ में व्यापार करने के लिए विवश है क्योंकि उनको तो जो सामान चीन से मिल रहा है वो दूसरी जगह से मिल नहीं सकता। इसी तरह से चाहे दुकानदार जो हैं उससे हमारे ले- कितनी हाँ, कि हम लॉस एंड प्रॉफिट की बात बिजनेस में करते हैं, ये बात बहुत जरूरी भी है और इसकी पर्सपेक्टिव संभावनाएं भी हैं, हुँ, प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, नतीजे भी मिलते हैं, इसकी परंपराएं भी हैं। हुँ, लेकिन डिफेंस के मामले में जहां बात आती है, इसकी सिक्योरिटी की बात आती है, इसमें हुँ, किसी प्रकार की एक तरह से गोपनीयता की बात आती है और इसके लिए राष्ट्रीय हित सारे जुड़े हुए हैं। तो जी। डिफेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर
चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे कंट्रीज हो, भारत की क्या पॉलिसीज है और इसमें विशेष रूप से भारत क्या कर रहा है, बिना किसी दबाव के, बिना इंटरफियरेंस के, बिना किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस के, इंडिपेंडेंस जो भारत की आत्मनिर्भरता है, वो डिफेंस के क्षेत्र में कहाँ पहुंच गई है और कहाँ हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की स्थिति में है, या हमारी क्या स्थिति? हम पूरी तरह से तो देखिए कोई भी जो है वो निर्भर, क्योंकि हर चीज़ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज और स्किल सेट वो मतलब बंधा हुआ होता है किसी भी देश में। लेकिन हुँ, फिर भी पहले जब 70% से अधिक डिफेंस की अगर हम बात करें तो इम्पोर्ट किया जाता था। हुँ, भारत में इस तरह की क्षमता बढ़ाई नहीं गई, अगर बढ़ाई तो नाम मात्र के लिए बढ़ाई गई, उसको पंगु करके छोड़ दिया गया। हुँ, आज आप देखिए ना, एक एग्जांपल है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर हुँ, कभी 1200 1000 1200 रुपए के आसपास ही पड़ा रहता था। हुँ, आज की तुलना में, उसकी तुलना में आज वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो 8 से 10 गुना है। बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो 8 से 10 गुना मतलब ये एक 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 जिसको कहते हैं कि एक सूचांक है, एक एक उदाहरण है। पॉलिसी तो मेकिंग का एक। भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार किए हैं। बहुत सारी चीज़ों को जो हमेशा पहले लॉक, स्टॉक एंड बैरल बाहर से मँगाया जाता था। बाहर से क्यों मँगाया जाता था आपको हमको मालूम है। हुँ, उनकी अपनी नीति थी कि बाहर से मँगाएँगे, तो उसका अब निर्माण यहाँ शुरू हुआ है। और कभी भारत में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था हुँ, डिफेंस के क्षेत्र में, वो बहुत ही छोटा-मोटा और लो टेक था कि कोई लोहे का सामान बना दिया, है ना? कोई छोटी-मोटी कास्टिंग दे दी, कोई। लेकिन आज हाई-टेक के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में भारत के निजी क्षेत्र का योगदान अब 23-24% के आसपास है। और पावर उसी के सेक्टर में पावर सेक्टर में विशेष रूप से आणविक ऊर्जा के प्रोडक्शन में भारत तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अब तक सारा वो बहुत सरकार के आधार पर चल रहा था। इंडिया हैज़ डिसाइडेड एंड पॉलिसीज़ आर देयर, यानी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे यहाँ का एक एस्पेक्ट है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। एक बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल में। क्या? एनर्जी मतलब ये सभी क्षेत्र में नवाचार हो रहा है। जैसे कि आप ये देखिए कि इतना बड़ा देश है, हुँ, मतलब कोई सामान आप एक्सपोर्ट करोगे, भारी सामान, तो वो हुँ, प्लेन से तो होगा नहीं, वो जहाज से होगा। वो बन रहा हुँ, है लुधियाना में, वो बन रहा है फरीदाबाद में, या कि यूपी में बहुत सारा अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है। यूपी की जो ग्रोथ है वो एक एक्सेप्शनल ग्रोथ है पिछले 7-8 साल में। तो वहाँ से हुँ, अगर वो एक्सपोर्ट होना है तो किसी पोर्ट पे जाएगा। तो हुँ, ये जो सारी जो भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी की रही। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन और कन्वर्जन की कॉस्ट भारत में अधिक है। अभी भी हुँ, चीन में कुछ काम करते हैं लोग, चीन में वो मशीन 6000 पीस बनाती है, हमारे साथियों ने बताया। हुँ, भारत में बहुत मेहनत करके भी वो कभी 4500 से ज़्यादा बना नहीं पाती। ये एक अनुपात हुँ, अधिकतर हुँ, क्षेत्र में है। तो उसके बहुत सारे कारण है कि सिर्फ़ उस फैक्ट्री और लोगों की निपुणता नहीं है। भई हुँ, हुँ, पार्ट के उपलब्ध होने की क्या चीज़ है, हुँ, स्किल सेट की क्या चीज़ है, दूसरी बात ये है कि पेमेंट साइकिल कैसा है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो जो एक ये वितंडा मचाया जा रहा है, तो वो बिना समझे हुए इस बात को कह रहे हैं कि भारत, आज परिस्थिति ये है कि भारत विवश है और हुँ, इंटरडिपेंडेंस देशों के बीच में रहेगी। हम जहाँ खड़े हुए हैं हुँ, और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए अगर रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स चीन से आ रहा है, तो हमारी एक आवश्यकता है। वो जी, अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग वो ही लेंगे जो उनको सूट करेगा, जो उनको फ़ायदा पहुँचाता है, और कुछ तो ये जो हमारे फैक्ट्रियों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से चीन से आ रहा है। जैसे-जैसे व्यापार बढ़ेगा, वैसे-वैसे वो उसका चीन का कंपोनेंट बढ़ सकता है। लेकिन साथ के अंदर जैसे फ़ोन वगैरह सब चीन से आ रहे थे किसी रूट से, अब वो यहाँ बनने लगे, तो ये लेट्स तो भाई फील साहब दैट, लेट्स फील वी बिलीव इन वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा जी, नीतिगत आधारभूत सिद्धांत भी है और इसी के जी, भरोसे आगे भी बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में समग्र विश्व
एक सूत्र में बंधा हुआ है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और ये चीज़ हमेशा शाश्वत परंपरा ये चलती आई है। वी होप द बेस्ट इज़ डन। यस सर। तो भाई साहब ये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में आप शामिल हुए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है और हमने इसकी चर्चा की। तो आपके पास फिर लौटेंगे इसी तरह की किसी गूढ़ और गंभीर वार्ता के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।